अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस करेंगे एलोट्रॉपिक फॉर्म्स ऑफ सल्फ़र। ये जो सल्फ़र है ना, ये हमें दुनिया के अंदर डिफरेंट फॉर्म, डिफरेंट स्ट्रक्चर की फॉर्म में मिलता है। जिस तरह हमने कार्बन की एलोट्रॉपिक फॉर्म्स पढ़ी थी, हमने कहा कार्बन हमें दुनिया के अंदर डिफरेंट फॉर्म्स में मिलता है। मतलब डायमंड की फॉर्म में मिलता है, ग्रेफाइट की फॉर्म में मिलता है, और बक्की बॉल की फॉर्म में मिलता है, चारकोल की फॉर्म में मिलता है। तो ये सब के सब क्या है, ये सब की सब कार्बन की फॉर्म से, कार्बन के स्ट्रक्चर है, कार्बन की चीज़ें। और हमने पढ़ा था किसी एक एलिमेंट का डिफरेंट फॉर्म्स में, डिफरेंट शेप्स में या डिफरेंट स्ट्रक्चर में एग्जिस्ट करना, इसके इस फिनोमेना को हम क्या एलोट्रॉपी कहते हैं। तो कोई भी एलिमेंट अगर एक से ज़्यादा फॉर्म में एग्जिस्ट करता है तो इसके इस फिनोमेना को हम एलोट्रॉपी कहते हैं। और उनकी वो जो डिफरेंट फॉर्म्स होती है हम उन्हें एलोट्रॉपिक फॉर्म्स या हम सिंपली उनको हम एलोट्रॉप्स कहते हैं। तो आज हमने लास्ट टाइम पहले कार्बन की एलोट्रॉपी पढ़ चुके हैं। आज हम सल्फ़र की एलोट्रॉपी पढ़ेंगे कि सल्फ़र दुनिया के अंदर डिफरेंट फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, उसकी वो कौन सी डिफरेंट फॉर्म्स हैं, ठीक है, और उनके स्ट्रक्चर पे डिस्कस करेंगे। यहाँ पर मैंने लिखा है एलोट्रॉपिक फॉर्म्स ऑफ सल्फ़र, या हम इसे एलोट्रॉप्स ऑफ सल्फ़र भी कह सकते हैं। आपको पता है सल्फ़र की भी बहुत सारी फॉर्म्स है दुनिया के अंदर। सल्फ़र एक एलिमेंट है, इसकी बहुत सारी डिफरेंट फॉर्म्स एग्जिस्ट करती है दुनिया के अंदर। जैसा कि आप जानते हैं कि दुनिया के अंदर सल्फ़र हमें डिफरेंट फॉर्म में मिलता है। लाइक रोम्बिक सल्फ़र मिलता है हमें, मोनोक्लिनिक सल्फ़र भी होता है और प्लास्टिक सल्फ़र भी होता है। ये तीनों चीज़ें क्या हैं, ये तीनों चीज़ें सल्फ़र है, लेकिन तीनों का स्ट्रक्चर, शेप चेंज है। इसलिए हम कहते हैं कि ये तीनों की तीनों एलोट्रॉपिक फॉर्म्स है सल्फ़र की, ठीक है। अच्छा, इन एलोट्रॉपिक फॉर्म्स को भी ना दो हिस्सों में तकसीम किया गया है कि जो रोम्बिक और जो मोनोक्लिनिक सल्फ़र है उनको ना हम क्रिस्टलाइन एलोट्रॉपिक फॉर्म ऑफ सल्फ़र कहते हैं। तो ये दोनों सल्फ़र की क्रिस्टलाइन एलोट्रॉपिक फॉर्म है, क्योंकि इनके अंदर पार्टिकल्स, मॉलिक्यूल सीक्वेंस के साथ अरेंज होते हैं और आपस में मिलकर कोई ना कोई पर्टिकुलर शेप बनाते हैं, ठीक है। तो ये इनके अंदर रोम्बिक एटम जो है वो रोम्बिक की तरह पार्टिकल मिले होते हैं, मॉलिक्यूल्स, और इनके अंदर जो होते हैं ना मॉलिक्यूल्स वो मोनोक्लिनिक स्टाइल में मिले होते हैं। तो इनके अंदर जो मॉलिक्यूल्स है ना वो सीक्वेंस में मिलके क्या शेप बनाते हैं, इसलिए हम इन दोनों को क्रिस्टलाइन एलोट्रॉपिक फॉर्म ऑफ सल्फ़र कहते हैं। एक्चुअली जो प्लास्टिक सल्फ़र होता है इनके अंदर पार्टिकल सीक्वेंस में रेगुलर अरेंज नहीं होते, इर्रेगुलर तरीके से अरेंज होते हैं। तो इसलिए हम प्लास्टिक सल्फ़र को ना एमॉर्फस एलोट्रॉपिक फॉर्म कहते हैं। और इनकी कोई पर्टिकुलर, इसके अंदर जो पार्टिकल मॉलिक्यूल्स मिले होते हैं उनकी कोई पर्टिकुलर शेप नहीं होती, नो ज्योमेट्री, नो शेप होने की वजह से हम इन्हें क्या कहते हैं, एमॉर्फस कहा जाता है। तो वन बाय वन हम डिस्कस करें। सबसे पहले आ जाए रोम्बिक सल्फ़र। रोम्बिक सल्फ़र को हम अल्फ़ा सल्फ़र भी कहते हैं और ये ऑक्टाहेड्रल सल्फ़र भी कहते हैं, ऑक्टाहेड्रल स्टाइल लाइक होता है, ठीक है। इसको हम ऐसे लिखते हैं एस सल्फ़र, बस अल्फ़ा सल्फ़र, ठीक है। एक्चुअली रोम्बिक सल्फ़र के बारे में अगर मैं सबसे इंपॉर्टेंट बात कहूँ, इट इज़ अ स्टेबल क्रिस्टलाइन फॉर्म ऑफ सल्फ़र एट ऑर्डिनरी टेम्परेचर। ये जो सल्फ़र है ना आम टेम्परेचर पे बहुत स्टेबल होता है, ये आम टेम्परेचर पे आपको मिलेगा। मतलब ऑर्डिनरी टेम्परेचर, नॉर्मल कंडीशन पे। अगर आप इस वक्त अगर आप मार्केट जाएंगे, आप कहेंगे सल्फ़र दो मुझे, तो आपको कौन सी सल्फ़र की फॉर्म मिलेगी, आपको रोम्बिक मिलेगा, क्योंकि आम कंडीशन पे हमें सल्फ़र स्टेबल, वो जो रोम्बिक होता है वो हमें मिलता है, ये ज़हन में रख लेना। तो हमने कहा है कि जो स्टेबल क्रिस्टलाइन फॉर्म ऑफ सल्फ़र ऑर्डिनरी कंडीशन पे, तो ये जो रोम्बिक सल्फ़र होता है ना ये आम नॉर्मल कंडीशन पे स्टेबल होता है। लेकिन हाई टेम्परेचर, अगर आप इसे हाई टेम्परेचर पे रखेंगे तो ये अनस्टेबल होता है, ये चेंज हो जाता है किसमें, मोनोक्लिनिक में। तो जो मोनोक्लिनिक सल्फ़र होता है वो हाई टेम्परेचर पे स्टेबल होता है, एग्जिस्ट करता है, और ये लो टेम्परेचर पे। और ऑर्डिनरी कंडीशन आपको पता है कि जो नॉर्मल कंडीशंस होती हैं उस पर आपको जो सल्फ़र मिलता है वो रोम्बिक। अभी अगर मार्केट जाएंगे तो आपको वो रोम्बिक सल्फ़र देंगे, ठीक है। तो ये रोम्बिक सल्फ़र होता है। एक्चुअली अगर हम इसके स्ट्रक्चर की बात करें तो इसके स्ट्रक्चर में क्या होता है, एक्चुअली आपको पता है कि ये जो रोम्बिक सल्फ़र होता है ना इसके अंदर क्या होता है, सल्फ़र के जो एटम्स होते हैं आपस में मिले होते हैं। कैसे, सल्फ़र के, तो मैंने यहाँ लिखा है 8 सल्फ़र के एटम, कितने, 8 सल्फ़र के एटम आपस में मिलते हैं और मिलकर क्या करते हैं, एक रिंग बनाते हैं। तो याद रखो कि सल्फ़र, रोम्बिक सल्फ़र के अंदर क्या होता है, सल्फ़र, 8 सल्फ़र के एटम आपस में मिलते हैं और मिलकर एक मॉलिक्यूल बनाते हैं जिसको हम एसेट मॉलिक्यूल कहते हैं। और वो मॉलिक्यूल बेसिकली रिंग लाइक होता है, कि मतलब ये जो सल्फ़र के एटम्स होते हैं ना 8, ये आपस में रिंग की तरह मिले होते हैं, ठीक है, एसेट मॉलिक्यूल, ये एक मॉलिक्यूल बन जाए,
ठीक है, ज़हन में रख लेना। तो हम कह सकते हैं कि जो रोम्बिक सल्फर होता है उसमें 8 सल्फर के एटम मिलते हैं और मिलके एक क्या बनाएंगे, मॉलिक्यूल बनाते हैं जिसे हम एसिड मॉलिक्यूल कहते हैं। और वो एसिड जो मॉलिक्यूल होता है, मतलब ये 8 जो सल्फर के एटम मिले होते हैं इस मॉलिक्यूल में, वो रिंग स्टाइल में मिले होते हैं, ऐसे रिंग। ठीक है, फिर 8 मिलेंगे, दूसरा मॉलिक्यूल बनेगा एसिड इसकी तरह मॉलिक्यूल। लेकिन एक खास बात मैं आपको बताऊं, ये जो रिंग होती है ना 8 सल्फर एटम की, इस मॉलिक्यूल की ये जो रिंग है ये रेगुलर रिंग नहीं, मतलब कि ये प्लानर नहीं है, ये नॉन प्लानर रिंग है। प्लानर का कब कहते हैं कि सारे एटम का प्लान सेम हो, तो यहाँ पर प्लान सेम नहीं, ये तो समझाने के लिए मैंने यहाँ पर लिखा है, लेकिन हकीकत में रिंग ऐसी होती है। दिस वन इज द रिंग ऑफ एसिड मॉलिक्यूल, ये है एसिड मॉलिक्यूल की रिंग होती है। और ये मॉलिक्यूल की रिंग जो है ये रेगुलर नहीं है, मतलब कि ये प्लानर नहीं है। प्लानर तब के देखो, अगर आप इस रिंग के तो 8 सल्फर के एटम मिलके ना ऐसे बना, तो मैंने कहा ये एसिड मॉलिक्यूल, तो इस तरीके से रिंग होती है। ये क्राउन लाइक रिंग भी कहा जाता है इसको, ये क्राउन की तरह होती है। ठीक है, अच्छा अगर आप देखेंगे ये सल्फर का आइटम है, ये थोड़ा ऊपर है, ये 2 सल्फर के एटम नीचे होते हैं यहाँ से, ठीक, और ये 2 ऊपर है, फिर ये भी ऊपर है, तो 4, एक ये 2 ये और एक ये 4 एटम ऊपर होते हैं, और ये 2 और ये 2, 4 ये नीचे होते हैं। तो मतलब सारे सल्फर का प्लेन सेम नहीं होता, तो ये रेगुलर रिंग नहीं है। रेगुलर रिंग कहते हैं जब सारे एटम का प्लेन सेम हो। तो यहाँ पर 4 एटम का नीचे है और 4 एटम थोड़ा ऊपर है, तो इसलिए हम इसको प्लेनर रिंग नहीं कहते बल्कि नॉन प्लेनर रिंग। और ऐसी रिंग को हम क्या कहते हैं, पक्कड़ रिंग कहते हैं। क्या कहते हैं, पक्कड़ रिंग। तो आपसे पूछा जाता है कि जो सल्फर का मॉलिक्यूल होता है वो कौन सी टाइप ऑफ रिंग में एग्जिस्ट करता है, तो वो पक्कड़ रिंग में एग्जिस्ट करता है। अगर आपसे पूछा तो मैंने लिखा है पक्कड़ फॉर्म ऑफ एसिड मॉलिक्यूल, तो एसिड मॉलिक्यूल की पक्कड़ फॉर्म। तो इस तरीके से ये साइड व्यू, अगर आप साइड से देखेंगे तो आपको रिंग ऐसे नजर आएगी। याद रखोगे इस तरीके से होता। मैंने लिखा है इट कंसिस्ट ऑफ द सल्फर एटम, तो रोम्बिक के अंदर सल्फर एटम होते हैं और किस स्टाइल में होते हैं, एसिड मॉलिक्यूल। 8 एटम मिलके 8 एटम का मॉलिक्यूल की फॉर्म में होते हैं, एसिड मॉलिक्यूल की फॉर्म। और वो एसिड 8 एटम मिलके क्या बनाते हैं, गिविंग 8 मेंबर रिंग, 8 मेंबर की रिंग बनती है। और वो रिंग होती है पकड़ रिंग, नॉन प्लेनर रिंग होती है सब, क्योंकि कुछ एटम नीचे हैं और कुछ एटम ऊपर है, इस तरीके से ही नॉन प्लेनर। इसको अगर आप टॉप व्यू देखेंगे, अगर आप ऊपर से देखेंगे, अगर टॉप से देखेंगे तो आपको ऐसे नजर आएगा। मतलब अगर आप टॉप से देखेंगे तो 4 एटम, 2 ये बीच वाले और ये 2 कोने वाले, ये ऊपर होंगे, और ये जो है ये 2 ये 4 एटम नीचे। तो अगर आप टॉप व्यू देखेंगे, ऊपर से देखेंगे तो 4 एटम आपको ऊपर नजर आएंगे और 4 एटम नीचे। तो इसी तरह टॉप व्यू आपको ऐसा नजर आएगा एसिड मॉलिक्यूल का। एसिड मॉलिक्यूल का टॉप व्यू ऐसे नजर आता है कि 4 ये जो बड़ी साइज के मैंने सल्फर लिखे हैं, इसका मतलब है ये ऊपर है, और जो छोटी साइज वाले सल्फर है वो डाउनवर्ड है, नीचे। तो इस तरीके से 4 ऊपर है और 4 नीचे है। अगर आप टॉप से देखेंगे तो ये टॉप व्यू है। सबका प्लेन अगर सेम होता तो हम सबको बराबर लिखते हैं इस तरीके से, लेकिन एक्चुअली वैसे होता है कि 4 एटम ऊपर और 4 नीचे। ठीक है, इससे रेगुलर रिंग, प्लेनर रिंग नहीं, बार बार कह रहा हूँ, नॉन प्लेनर रिंग होती है। ठीक है, तो कुछ एटम नीचे और कुछ एटम रिंग के ऊपर होते हैं, इसलिए नॉन प्लेनर कहते हैं। ये हो गया। अब मुझे आप बताओ 8 एटम, अगर हम स्ट्रक्चर में थोड़ा डीप में डिस्कस करें तो इस एसिड मॉलिक्यूल, इस मॉलिक्यूल के अंदर ये जो सल्फर टू सल्फर आपस में मिले बॉन्ड है, सल्फर टू सल्फर जो बॉन्ड होता है उसकी बॉन्ड लेंथ 2.12 एंगस्ट्रॉम होती है, और इन बॉन्डों के दरमियान में जो एंगल होता है वो 105 डिग्री का एंगल होता है। ठीक है, इस तरीके से ये एंगल और बॉन्ड लेंथ भी थोड़ा याद रखिएगा। एक्चुअली क्या होता है, अब ये एक मॉलिक्यूल बन गया एसिड, ऐसे फिर 8 एटम मिलके एक और ऐसी रिंग बनाएंगे, इस तरीके से बहुत सारी रिंग्स बनेंगी। फिर वो बहुत सारी जब रिंग्स बनेगी तो उन मॉलिक्यूल्स के जो रिंग वाली मॉलिक्यूल्स होंगे उनके दरमियान में भी तो अट्रैक्शन होगी ना, वो मॉलिक्यूल मिलके क्या बना लेंगे, वो एक पूरा सल्फर बना लेते हैं। तो ये एक मॉलिक्यूल है, ऐसे बहुत सारे मॉलिक्यूल्स होते हैं और आपस में एक दूसरे के साथ मिले। तो मैंने कहा सपोज करेंगे एक मॉलिक्यूल है, इसके नीचे ये दूसरा मॉलिक्यूल है। अब इन मॉलिक्यूल्स के दरमियान में क्या है, अट्रैक्शन है, और इस अट्रैक्शन को हम क्या कहते हैं, वैन डर वाल्स फोर्स कहते हैं। जेल में रख लेना। तो आपसे पूछा जाए कि सल्फर के मॉलिक्यूल्स के दरमियान में कौन सी फोर्स होती है, तो आप कहेंगे वैन डर वाल्स फोर्स होती है। कौन सी, क्यों, क्योंकि जो नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स होते हैं ना उनके अंदर वैन डर वाल्स फोर्स होते हैं, और सल्फर एसिड जो होते हैं नॉन पोलर होते हैं क्योंकि सिमिलर एटम के बने होते हैं। तो जो भी मॉलिक्यूल एडजेसेंट एटम्स का बना होता है वो नॉन पोलर होता है, और नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स के दरमियान में फोर्स कैसी होती है, वैन डर वाल्स फोर्स। तो इसलिए एसिड के मॉलिक्यूल्स के दरमियान में जो अट्रैक्शन है वो वैन डर वाल्स होती है। और याद रखो वैन डर वाल्स फोर्स जो है ना वो साइज ऑफ मॉलिक्यूल पर डिपेंड करते हैं, जितने मॉलिक्यूल बड़ी साइज के होंगे उतनी वैन डर वाल्स फोर्स स्ट्रांग होती है। तो अब आप मुझे बताओ ये एसिड कितना बड़ा मॉलिक्यूल है,
है, 8 एटम का मॉलिक्यूल है। तो बिग साइज ऑफ मॉलिक्यूल होने की वजह से, लार्ज मॉलिक्यूल होते हैं सल्फर के, तो लार्ज मॉलिक्यूल होने की वजह से सल्फर के मॉलिक्यूलों में एंड वान डेर वाल फोर्स बहुत ज़्यादा होती है। तो वान डेर वाल फोर्स ज़्यादा होने की वजह से सल्फर सॉलिड में एग्जिस्ट करता है। इसका भाई अगर आप देखें ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल आपस में लूजली अट्रैक्ट होते हैं, वो गैस में एग्जिस्ट करते हैं क्योंकि छोटे मॉलिक्यूल है। इनके बड़े मॉलिक्यूल होते हैं सल्फर के, इसलिए इनमें वान डेर वाल फोर्स बहुत ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से ये सॉलिड में एग्जिस्ट करते हैं। तो इनके मॉलिक्यूल टाइटली अट्रैक्ट होते हैं और ये सल्फर सॉलिड की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। तो इस तरीके से ये मॉलिक्यूल्स है, ठीक है। चलिए अगर हम प्रॉपर्टीज की बात करें कि एलओएस की, सल्फर की प्रॉपर्टी, तो मैंने लिखा है इट इज ऑर्डिनरी फॉर्म ऑफ सल्फर। ये ऑर्डिनरी फॉर्म ऑफ सल्फर है, मतलब आम तौर पर जो आपको सल्फर मिलता है वो ये होता है, ठीक है। तो आम फॉर्म, और ये पेल येलो कलर क्रिस्टल होते हैं, ये पेल येलो लाइक होते हैं, ठीक है। तो अगर आप देखेंगे तो ये पेल येलो क्रिस्टल, अगर आप इसको पाउडर की फॉर्म में, अगर आप इसको क्या करेंगे, इसको पाउडर की फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो फिर लेमन येलो पाउडर बन जाता है, ठीक है। इसकी मेल्टिंग पॉइंट 112.8 होता है, इसकी डेंसिटी 2.18, 20 सेंटीग्रेड में इसकी डेंसिटी इतनी होती है। और खास बात मैं आपको बताऊं, इट इज इनसॉल्युबल इन वाटर। ये वाटर में इनसॉल्युबल होता है, डिसोल्व नहीं होता, बट सॉल्युबल। तो फिर सॉल्युबल किस में होता है, इसके अपने सॉल्वेंट्स है, जैसे सॉल्युबल इन कार्बन डाइसल्फाइड सॉल्वेंट है, पेट्रोलियम सॉल्वेंट जो होते हैं, बेंजीन होता है, डाइसल्फर डाइक्लोराइड, एंड इसी तरह टर्पेंटाइन। तो ये सब क्या है, ये सारे सॉल्वेंट्स हैं जिनमें सल्फर डिसोल्व हो सकता है। और क्यों, क्योंकि ये सारे के सारे जो सॉल्वेंट्स हैं ना, ये नॉन पोलर होते हैं, ये नॉन पोलर। और आपको पता है सल्फर भी नॉन पोलर है, सेम एटम का बना हुआ है ऐसा, ठीक है। तो सेम एटम वाली चीज नॉन पोलर, और नॉन पोलर चीज कभी भी पोलर में डिसोल्व नहीं होती। तो वाटर क्या है, वाटर इज अ पोलर है, तो इसलिए सल्फर वाटर में डिसोल्व नहीं होता, इनसॉल्युबल होता है, क्योंकि वाटर पोलर है और सल्फर नॉन पोलर। तो ये सारे कितने सॉल्वेंट्स क्या है, नॉन पोलर है, तो इसलिए सल्फर इनके अंदर सॉल्युबल, क्योंकि लाइक डिसोल्व आपने पढ़ा होगा कि सिमिलर प्रॉपर्टीज वाले सिमिलर प्रॉपर्टी के अंदर डिसोल्व होते हैं, सिमिलर प्रॉपर्टी, ठीक है। तो इस तरीके से अगर आप देखेंगे तो इनके अंदर ये डिसोल्व होता है, नॉन पोलर। इट इज नॉन कंडक्टर ऑफ हीट एंड हीट का इलेक्ट्रिसिटी, ना इनमें हीट पास होता है और ना ही करंट पास होता है। ये बैड कंडक्टर होते हैं इलेक्ट्रिसिटी और हीट के लिए, क्योंकि इनके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते, ड्यू टू एब्सेंस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन they do not have the ability to conduct the heat और करंट, इसलिए नहीं करते, ठीक है। अब आ जाए नेक्स्ट, कौन सी है दूसरी एलोट्रॉपिक फॉर्म, कौन सी, मोनोक्लिनिक सल्फर। मोनोक्लिनिक सल्फर को ना हम बीटा सल्फर भी कहते हैं। क्या कहते हैं, बीटा। तो हम इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं, सल्फर और ये बीटा सल्फर, ठीक है। तो बीटा सल्फर की अगर हम बात करेंगे, मोनोक्लिनिक, ठीक है। अच्छा, इट इज स्टेबल, ये कब स्टेबल, इट इज स्टेबल बिटवीन 95.5 एंड 119.25। तो ये जो स्टेबल होता है ना, ये हाई टेम्परेचर पे स्टेबल होता है। देखो मैंने लिखा है कि 95.5 से लेकर 119.25 इनके दरमियान में ये स्टेबल होता है। सो 119.25 पे क्या होता है, ये मेल्ट हो जाता है। तो इस टेम्परेचर पे ये बहुत है, अप्रोक्सीमेटली देखिए, अगर आप देखेंगे तो तकरीबन 100 ये हाई टेम्परेचर पे एग्जिस्ट करता है, ठीक है। तो याद रखो ये हाई टेम्परेचर पे, और ये 95.5 से अबव ये एग्जिस्ट करता है, स्टेबल होता है, अपनी फॉर्म में रहता है। और 95.5 से बिलो ये आपको रोमिक मिलेगा, स्टेबल होता है। अब आपको सवाल ये है कि ये इतने हाई टेम्परेचर पे कहाँ, अगर आप, मैंने कहा ना सल्फर को हाई टेम्परेचर पे रखेंगे अराउंड 100 सेंटीग्रेड पे, तो फिर आपको मोनोक्लिनिक फॉर्म मिलेगी, नॉट है रोम्बिक, क्योंकि रोम्बिक लो टेम्परेचर पे स्टेबल होता है, हाई पे मोनोक्लिनिक होता है। अच्छा, मेरा एक क्वेश्चन है, आपने देखा होगा जो वोल्केनोज होते हैं, वोल्केनोज जो होते हैं ना, जमीन से जब सल्फर निकलता है, फटता है, वहाँ टेम्परेचर बहुत हाई होता है, तो वहाँ पर ये आपको मोनोक्लिनिक सल्फर मिलेगा, क्योंकि वहाँ हाई टेम्परेचर होता है और हाई टेम्परेचर पे मोनोक्लिनिक सल्फर एग्जिस्ट करता है। मैंने कहा है कि 95.5 से नीचे आपको रोम्बिक मिलेगा स्टेबल फॉर्म में, और 95.525 से अबव, और 95.5 से अबव क्या होगा, मोनोक्लिनिक मिलेगा। अब सवाल है कि 95.5 इस टेम्परेचर पे रोम्बिक मिलेगा या मोनो, तो याद रखो 95.5 इस टेम्परेचर पे रोम्बिक भी मिलेगा आपको और मोनोक्लिनिक भी, दोनों फॉर्म एग्जिस्ट करती हैं, दोनों फॉर्म स्टेबल होती है इस टेम्परेचर पे, और दोनों क्योंकि इक्विलिब्रियम में होती है। तो 95.5 सेंटीग्रेड टेम्परेचर पे ये होता है कि रोम्बिक और मोनोक्लिनिक एक दूसरे में इंटर कन्वर्ट होते हैं। तो रोम्बिक मोनोक्लिनिक में और मोनोक्लिनिक रोम्बिक में एक दूसरे में इंटर कन्वर्ट होते हैं, जिसकी वजह से रोम्बिक भी स्टेबल रहता है और मोनोक्लिनिक भी, ना ये खत्म होता है ना ये, दोनों एग्जिस्ट करते हैं। तो आपसे पूछा जाएगा वो टेम्परेचर, तो सुनो, वो टेम्परेचर जिस टेम्परेचर पे 2 या 2 से ज्यादा एलोट्रॉपिक फॉर्म
मतलब कि 95.5 सेंटीग्रेड, ऐसा टेम्परेचर जिस टेम्परेचर पे दो एलोट्रॉपिक फॉर्म एग्जिस्ट करती है स्टेबल हो, उस टेम्परेचर को हम ट्रांजिशन टेम्परेचर कहते हैं। तो मुझे बताओ सल्फर का ट्रांजिशन टेम्परेचर क्या है? 95.5 सेंटीग्रेड, क्योंकि इस टेम्परेचर पे रोम्बिक सल्फर और मोनोक्लिनिक सल्फर दोनों आपको मिलेंगे, इसलिए हम इसको ट्रांजिशन टेम्परेचर कहते हैं, क्योंकि दोनों इक्विलिब्रियम में एक दूसरे में कन्वर्ट होते रहते हैं। इसलिए हम कहते हैं, कभी कभी पूछा जाता है कि सल्फर का ट्रांजिशन टेम्परेचर क्या है, तो आप 95.5 सेंटीग्रेड बता सकते हैं। इस टेम्परेचर पे दोनों फॉर्म एग्जिस्ट करती है, रोम्बिक भी और मोनो। अगर आप 95.5 सेंटीग्रेड से कम टेम्परेचर रखेंगे तो फिर आपको रोम्बिक मिलेगा, अगर 95.5 सेंटीग्रेड से अबव रखेंगे तो आपको मोनोक्लिनिक मिलेगा, क्योंकि वो हाई टेम्परेचर पे मोनोक्लिनिक होता है, ठीक है, लो पे रोम्बिक होता है। इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है? इसका स्ट्रक्चर भी बिल्कुल इट इज आल्सो कंसिस्ट ऑफ द एसिड मॉलिक्यूल, बिल्कुल ये भी इनके मॉलिक्यूल बिल्कुल इनकी तरह होते हैं एसिड, ये भी पक्का रिंग होते हैं, बिल्कुल मॉलिक्यूल एसिड मॉलिक्यूल होते हैं। तो यहाँ पर भी ये एसिड मॉलिक्यूल बिल्कुल सेम होते हैं, एटम और मॉलिक्यूल बिल्कुल मोनोक्लिनिक के सेम होते हैं। मैंने लिखा है ना, ये भी एसिड मॉलिक्यूल बने होते हैं इनकी तरह एज अ रोम्बिक सल्फर। और इनकी खास बात कि ये थोड़े बहुत क्या होते हैं, स्टार्टिंग में थोड़े बहुत ट्रांसल्यूसेंट होते हैं, ठीक है। तो अगर ऑन स्टार्टिंग द क्रिस्टल बिकम ओपिक, अगर आप इनको काफ़ी टाइम तक रखेंगे तो क्या होगा कि ये एक्चुअली क्या होगा कि ये जो होते हैं ना बिकम ओपिक हो जाते हैं, मतलब इनकी ट्रांसपेरेंसी कम होती जाती है, बिल्कुल ख़त्म हो जाती है, और लाइट इनमें से पास नहीं होती। ये ऐसे क्रिस्टल है जिसमें से लाइट पास नहीं हो सकती ज़्यादा रखने से, तो ये बिल्कुल ओपिक बन जाते हैं, इनमें लाइट पास होने के साथ खत्म हो जाती है। और ये ब्रिटल होते हैं बहुत, अगर आप इसको टच करेंगे जल्दी टूट जाते हैं, ब्रिटल नेचर के होते हैं। और ये थोड़े बहुत हार्ड है, लेकिन ये ब्रिटल नेचर के होते हैं। एंड लेमन येलो कलर होता है, इसका लेमन येलो टाइप कलर होता है। इसकी मेल्टिंग पॉइंट कितनी होती है? 119.25। और ये नीडल लाइक शेप होता है, इस क्रिस्टल्स के ना नीडल लाइक स्ट्रक्चर होता है इसके अंदर नोक्स निकली होती हैं, ठीक है। तो इसके अंदर नोक्स निकली होती है, अगर ये सल्फर को देखेंगे तो ये नोक्स निकली होती है, ठीक है। तो ये नीडल लाइक शेप क्रिस्टल्स होते हैं अगर आप देखें, ठीक है, डायग्राम। एक्चुअली क्या होता है उसके बाद अगर आप देखें, अब सवाल ये कि सर मॉलिक्यूल सेम है, उसमें भी एसिड मॉलिक्यूल है, इसमें भी एसिड मॉलिक्यूल है, तो फिर इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज अलग अलग क्यों है? तो इनकी मेल्टिंग पॉइंट अलग है, उसकी मेल्टिंग पॉइंट अलग है, उनका कलर और उसमें कलर में थोड़ा फर्क है। ये ब्रिटल होता है, वो लेस ब्रिटल होता है, ये नीडल लाइक शेप स्ट्रक्चर होता है, वो नॉन नीडल लाइक होता है। ऐसा क्यों है सर? जब मॉलिक्यूल सेम है, उसमें भी एसिड मॉलिक्यूल है, तो उसमें मॉलिक्यूल सेम है तो दोनों सेम होने चाहिए ना, पर सेम नहीं है। एक्चुअली क्या है, मॉलिक्यूल तो सेम है लेकिन मॉलिक्यूल्स का मिलने का तरीका तो सेम नहीं है ना, कि इसके अंदर जो रोम्बिक होता है, इसके मॉलिक्यूल जो है एसिड के मॉलिक्यूल वो किस स्टाइल में, वो रोम्बिक की तरह ऑक्टाहेड्रल स्टाइल में मिले होते हैं। लेकिन जो मोनोक्लिनिक सल्फर है, इसके जो मॉलिक्यूल हैं एसिड, वो अलग तरीके से मोनोक्लिनिक शेप के फॉर्म में मिले होते हैं। तो मॉलिक्यूल्स का मिलने का तरीका अलग है, इसके मॉलिक्यूल अलग तरीके से आपस में मिले होते हैं, इसके मॉलिक्यूल अलग तरीके से मिले होते हैं। और मॉलिक्यूल का मिलने का तरीका अगर अलग हो जाएगा, तो उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज अलग हो जाती है, उसकी मेल्टिंग, उनका कलर, उनकी डेंसिटी ये चेंज हो जाती है, याद रखो, ठीक है। मॉलिक्यूल्स का मिलने का तरीका अलग, तो याद रखो उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज अलग, लेकिन केमिकल प्रॉपर्टीज इनकी सिमिलर होती है। केमिकल प्रॉपर्टीज चेंज नहीं होती, क्योंकि एटम तो सेम है ना, उसमें भी सल्फर के एटम है, इसमें भी सल्फर के एटम। जब तक एटम सेम रहेंगे उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज सिमिलर रहेगी, ठीक है। तो एटम सेम होने की वजह से इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज सिमिलर होती है, कि अगर आप मोनोक्लिनिक वाला जो सल्फर है वो अगर ऑक्सीजन के साथ मिलकर सल्फर डाइऑक्साइड बनाएगा, तो फिर रोम्बिक वाला जो होगा वो भी सल्फर ऑक्सीजन के साथ मिलकर सल्फर डाइऑक्साइड बनाए, केमिकल प्रॉपर्टीज सिमिलर होती है। लास्ट वन अगर हम देखें प्लास्टिक सल्फर, इसको हम गैमा सल्फर भी कहते हैं, प्लास्टिक सल्फर। अब प्लास्टिक सल्फर जो होते हैं ना, वो हम खुद बनाते हैं, क्या करते हैं, हम खुद तैयार करते हैं प्लास्टिक सल्फर। अगर आप देखें तो ये प्लास्टिक सल्फर हम बनाते हैं, ठीक है। कैसे बनाते हैं? आप कोई भी मान लो कि आप यहाँ से कोई भी, अगर आप यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ से कोई रोम्बिक सल्फर या मोनोक्लिनिक सल्फर है ना, इसको हीट कर दें मोल्ट में। आप मिसाल के कोई भी अगर आप सल्फर को क्या करेंगे, हीट करेंगे, तो वो पिघल जाएगा। क्या हो जाएगा? पिघल जाएगा, मोल्टेन स्टेट में हो जाएगा। तो सबसे पहले क्या करते हैं कि रोम्बिक सल्फर को पिघलाते हैं, और जैसे ही पिघल जाएगा मोल्टेन सल्फर बन जाएगा। तो उस पिघले हुए सल्फर को गाढ़ा शरबत की तरह, शहद की तरह वो गाढ़ा बन जाएगा मोल्टेन स्टेट में। तो फिर आप क्या करेंगे, उसको पूवर्ड करेंगे, किसमें? कोल्ड वाटर में। आप फिर उसको क्या करेंगे, ठंडे वाटर के अंदर ऐड करेंगे। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कि अगर आप उसको अब ठंडे वाटर में ऐड कर देंगे, ठीक है। जिस तरह अगर आपको पता है ये वाटर है, मान लो ये वाटर है, और ये आपने क्या किया, ये इस तरीके से आपने ये मोल्टेन सल्फर को मेल्ट किया। सबसे पहले पिघलाएंगे सल्फर को,
उसके बाद ना आप क्या करेंगे, इस मोल्टेन सल्फर को आप कोल्ड वाटर में, किस में, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कोल्ड वाटर में। जैसे ही आप पिघले हुए सल्फर को ठंडे वाटर में ऐड करेंगे, कोल्ड वाटर, जैसे ही ऐड करेंगे तो क्या होगा, आपको पता सल्फर तो इनसॉल्युबल होता है वाटर। जैसे ही ये पिघला हुआ सल्फर आप ठंडे वाटर के साथ ऐड करेंगे तो पता है क्या होगा कि इस सल्फर के अंदर जो मॉलिक्यूल्स होते हैं ना वो आपस में जल्दी में, क्योंकि आप सडनली इसको कोल्ड वाटर में ऐड कर रहे हैं तो फिर सल्फर के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं ना वो जल्दी से ना इरेगुलर तरीके से अरेंज हो जाते हैं और इस तरीके से इनकी जो रिंग होती है ना वो ब्रेक हो जाती है। मोल्टेन के बाद ब्रेक हो जाती है तो ये ओपन इसकी रिंग स्ट्रक्चर बन जाता है। और इसी तरह मैं आपको बताऊं कि एक तो स्ट्रक्चर इसका ओपन हो जाता है, रिंग ब्रेक हो जाती है। दूसरा ये होता है, मैं आपको बताऊं कि जैसा ही आप कोल्ड वाटर में ऐड करेंगे तो इसके मॉलिक्यूल सडनली क्या करेंगे, इरेगुलर तरीके से एक दूसरे के साथ अरेंज होंगे। और जब इरेगुलर तरीके से अरेंज हो जाएंगे ना मॉलिक्यूल, तो इससे क्या होगा, इसके अंदर ना इलास्टिसिटी पैदा हो जाएगी, तो ये रबर लाइक मटेरियल बन जाएगा जिसको हम प्लास्टिक सल्फर कहते हैं। तो मैंने लिखा है कि अगर आप पिघले हुए सल्फर को किसमें कोल्ड वाटर में ऐड करेंगे तो देन क्या होगा कि ये आपका सल्फर किसमें चेंज हो जाएगा, इलास्टिक रबर लाइक मटेरियल में तब्दील हो जाता है। और इसी वजह से हम इसको प्लास्टिक सल्फर कहते हैं क्योंकि इसके अंदर इलास्टिसिटी आ जाती है। अब आप पूछेंगे ना सर इलास्टिसिटी क्यों आ जाती है इसके अंदर, एक्चुअली क्या होता है, आप जैसे ही मैंने कहा पिघला हुआ सल्फर आप वाटर में ऐड करेंगे, जैसे ही ऐड करेंगे ना तो इसके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं ना सल्फर के वो ओपन होते हैं। और जैसे ही आप ऐड करेंगे कोल्ड वाटर में तो इसके मॉलिक्यूल ना तरतीब के साथ अरेंज नहीं, इरेगुलर का मतलब है वो क्वाइल्ड हो जाते हैं मॉलिक्यूल, जल्दी की वजह से ना एक दूसरे के ऊपर लपेटे जाते हैं। ठीक है, मतलब कि ये मॉलिक्यूल है, अब इसके ऊपर दूसरे मॉलिक्यूल बिल्कुल क्या लपेटे जाते हैं, तो इसमें मॉलिक्यूल्स का लपेटिंग स्टाइल हो जाता है, एक दूसरे के ऊपर क्या हो जाता है वो एक दूसरे के ऊपर इसके अटैच हो जाते हैं। तो देखें इस तरीके से ये आपको, तो ये कोई रेगुलर नहीं है, इसमें क्वाइलिंग हो जाती है कि मॉलिक्यूल एक दूसरे के एटम जो होते हैं वो क्वाइल होते जाते हैं और इस क्वाइलिंग की वजह से ही तो इलास्टिसिटी आती है। कैसे सर, मैंने आपको बताया। अब ये क्या हो गया, मैंने कहा इट इज कंपोज्ड ऑफ, तो ये जो प्लास्टिक सल्फर होता है इसमें लॉन्ग चेन सल्फर एटम होते हैं, लेकिन वो एटम क्वाइल्ड होते हैं, एक दूसरे के ऊपर लपेटे हुए होते हैं, ऐसे ये मॉलिक्यूल एक दूसरे के ऊपर लपेटे हुए, और इसे लपेटे की वजह से ही तो इसमें अनइलास्टिसिटी आते हैं। वो कैसे आते हैं आपको पता है। अब आप क्या करेंगे, इस सल्फर को ना, मैं आपको कह रहा हूं कि अब आप इस सल्फर को क्या करेंगे, आप फोर्स लगाएंगे क्योंकि ये क्वाइलिंग है और क्वाइलिंग, जैसे ही आप फोर्स लगाएंगे तो फिर ये क्या होगा कि ये जो क्वाइलिंग है ये अनक्वाइलिंग होते जाएंगे एटम्स, ये एटम इसको आप खींचेंगे तो खींचने की वजह से क्या होगा, ये जो सल्फर के एटम है ना ये बिल्कुल क्या बन जाएंगे, ऐसे। ठीक है, तो अगर आप इसको स्ट्रेच करेंगे, खींचेंगे तो इसके खींचने से क्वाइलिंग है, तो जैसे खींचेंगे तो ये अनक्वाइलिंग होगा, अनक्वाइलिंग की वजह से क्या हो जाएगा, ये स्ट्रेच हो जाएगा और प्लास्टिक लचक इसमें आ जाएगी। तो ये अनक्वाइलिंग की वजह, जैसे खींचेंगे तो अनक्वाइलिंग होती है और इस अनक्वाइलिंग की वजह से ही इसके अंदर लचक आ जाती है, इलास्टिसिटी आ जाती है। अगर ये क्वाइल नहीं होता तो फिर आप इसको खींचते हैं तो अनक्वाइल भी नहीं होता और इसमें कोई इलास्टिसिटी भी नहीं आ जाती। तो इलास्टिसिटी बेसिकली आती है इसके लिए कि ये जब आप इसको खींचते हैं तो ये अनक्वाइल होता जाता है, ये सीधा हो जाता है, इसके एटम सीधे हो जाते हैं, इस तरीके से अनक्वाइल हो जाएगा तो ये इलास्टिसिटी महसूस करेंगे। आप इलास्टिसिटी बताओ, तो मैंने लिखा है द इलास्टिसिटी इन प्लास्टिक सल्फर किस वजह से होती है, इज ड्यू टू अनक्वाइलिंग ऑफ द लॉन्ग सल्फर एटम चेन। ये जो लॉन्ग सल्फर एटम की चेन है ये क्वाइल्ड होती है, आप इसको खींचते हैं तो ये अनक्वाइलिंग होता जाता है, एटम मतलब सीधे हो जाते हैं, और जब एटम सीधे हो जाते हैं तो अनक्वाइलिंग जैसे ही होती जाएगी तो ये क्या, इलास्टिसिटी पैदा होगी, तो इससे इलास्टिसिटी पैदा होती है। ठीक है, अगर वो अनक्वाइल नहीं होते, क्वाइल ही नहीं होते तो फिर अनक्वाइल भी नहीं होते तो फिर उसमें इलास्टिसिटी नहीं आती। अच्छा, फिर कह रहा है कि आप इसको खींचेंगे तो ये अनक्वाइल हो जाएगा, इलास्टिसिटी आ जाएगी इसमें, आप इसको छोड़ देंगे, जैसे ही छोड़ देंगे तो वापस ये क्वाइल बन जाएगा, फिर रिक्वाइलिंग भी हो जाएगी, मॉलिक्यूल स्पीड की वजह से छोड़ देंगे ना तो ये क्वाइल एक दूसरे के ऊपर लपेट जाएंगे, फिर डबल लपेटिंग हो जाएगी इसके अंदर, एक दूसरे के ऊपर ज्यादा लपेट जाएंगे। ठीक है, तो मैंने कहा ना देन रिक्वाइलिंग ऑफ द चेन बाय रिलीज टेंशन, आप छोड़ देंगे रिक्वाइलिंग होगी और उस रिक्वाइलिंग होने से क्या होगा कि यहां से टेंशन रिलीज होगी, फोर्स रिलीज होगी, क्लियर हो गया बात, तो इसको छोड़ देंगे। तो ये है प्लास्टिक सल्फर होता है, और इस प्लास्टिक सल्फर को ना हम रबर के साथ मिक्स करके यूज करते हैं क्योंकि इसके अंदर रबर लाइक कैरेक्टरिस्टिक होते हैं, इसके अंदर इलास्टिसिटी होती है, इसलिए प्लास्टिक सल्फर को हम रबर के साथ मिक्स करते हैं और इसमें से रबर बनाते हैं। प्रॉपर्टीज,
इसकी प्रॉपर्टी, इट डज नॉट हैव अ शार्प मेल्टिंग पॉइंट, इसकी कोई शार्प मेल्टिंग पॉइंट नहीं होती, क्योंकि इसके अंदर जो मॉलिक्यूल होते हैं ना वो इरेगुलर तरीके से अरेंज होते हैं, तो इसकी मेल्टिंग पॉइंट कोई फिक्स मेल्टिंग पॉइंट, शार्प मींस फिक्स मेल्टिंग पॉइंट नहीं होती, इनकी मेल्टिंग पॉइंट फिक्स है, इनकी कोई मेल्टिंग पॉइंट फिक्स। पूछा जा सकता है आपसे कौन सी एलोट्रोपिक फॉर्म है सल्फर की जिसकी दे हैव नो द शार्प मेल्टिंग पॉइंट, तो आप कहेंगे प्लस। और इट इज इनसॉल्युबल इन कार्बन डाइसल्फाइड, ये भी खास पॉइंट है कि ये कार्बन डाइसल्फाइड में इनसॉल्युबल होता है, ना वाटर में डिसोल्व होता है और ना ही कार्बन डाइसल्फाइड। लेकिन हमने कहा कि ये जो रोम्बिक और मोनोक्लेनिक सल्फर होते हैं ना, ये वाटर में सॉल्युबल होते हैं, वाटर में नहीं, कार्बन डाइसल्फाइड में सॉल्युबल होते हैं। ये दोनों क्या होते हैं, कार्बन डाइसल्फाइड में सॉल्युबल होते हैं, वाटर में इनसॉल्युबल होते हैं। लेकिन इनमें से ये जो प्लास्टिक सल्फर होता है ये ना कार्बन डाइसल्फाइड में सॉल्युबल होता है और ना ही वाटर में सॉल्युबल होता है। हमारे बुक के अंदर लिखा हुआ है कि ये वाटर में सॉल्युबल होता है, पर हकीकत में ये वाटर में इनसॉल्युबल, हमारे बुक में लिखा हुआ है कि ये कार्बन डाइसल्फाइड में सॉल्युबल होता है। ये कौन, ये मोनोक्लेनिक। हमारे बुक के अकॉर्डिंग टू हमारे बुक के हिसाब से क्या है कि ये सॉल्युबल है कार्बन डाइसल्फाइड में, लेकिन इंटरनेशनल बुक के हिसाब से क्या है, इट इज इनसॉल्युबल इन कार्बन डाइसल्फाइड। तो ये कार्बन डाइसल्फाइड में इनसॉल्युबल होता है अगर आपसे पूछे, ठीक है। तो ये थी एलोट्रोपिक फॉर्म ऑफ सल्फर। तो सल्फर की कुछ फॉर्म पढ़े, फिर इंशाल्लाह हम आगे चल के सल्फर के इंपॉर्टेंट कंपाउंड पढ़ेंगे, दो, सल्फ्यूरिक एसिड और हाइड्रोजन सल्फाइड। दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स ऑफ सल्फर। तो इन पे डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। फिर हम नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट लेक्चर के साथ मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच।